Hello, hi viewers, a very warm welcome to all of you on behalf of our channel AIS Accurate Income Solutions। तो जैसे कि अब हम 2021 का तो वेलकम कर ही चुके हैं, तो क्यों ना साथ ही साथ अपने पेज का भी वेलकम कर ले। तो ये इस प्लेटफॉर्म पर हमारा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। So guys, now let's move forward to our today's topic, that is QRMP scheme, Quarterly Return Monthly Payment Scheme। So mostly लोगों ने सुना ही होगा ये टॉपिक और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी होंगी, तो आइए कोशिश करते हैं आपकी इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने की। पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, जैसे कि QRMP है क्या। QRMP जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि क्वार्टरली रिटर्न्स हैं एंड मंथली पेमेंट है। ये एक जीएसटी का न्यू रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म है। ये 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हुआ है और मोस्टली स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ही एप्लीकेबल होती है ये स्कीम। स्मॉल टैक्स पेयर्स से मेरा मतलब है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ तक हो, क्योंकि अगर आपकी टर्नओवर लास्ट प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा थी तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। अब हम देखते हैं ये स्कीम हमें प्रोवाइड क्या कर रही है। तो इस स्कीम में हमें एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि हम अपनी GSTR 1 एंड 3B या तो क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं या मंथली फाइल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि GSTR 1 का हमें ऑप्शन पहले भी दिया जाता था कि या तो हम उसे मंथली फाइल कर लें या क्वार्टरली फाइल कर लें, पर GSTR 3B तो हमें मंथली ही फाइल करनी पड़ती थी। पर अब इस स्कीम में हमें एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि हम दोनों रिटर्न्स को या तो मंथली फाइल कर लें या दोनों रिटर्न्स को क्वार्टरली फाइल कर लें। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम क्वार्टरली ऑप्शन भी चूज़ करते हैं तब भी हमारी पेमेंट का जो मोड होगा वो मंथली ही होगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारी रिटर्न्स तो क्वार्टरली हैं बट पेमेंट क्या रहेंगी, पेमेंट हमारी मंथली ही रहेंगी। तो इन सब का क्या प्रोसीजर्स रहेगा ये हम आगे बहुत देखेंगे। एलिजिबल फॉर QRMP स्कीम, कौन कौन एलिजिबल है इस स्कीम में। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिन एसएससी की एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ तक थी वो ही एलिजिबल है इस स्कीम में, क्योंकि जिन एसएससी की 5 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी वो इस स्कीम में ऑप्ट इन कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर है। बट ये जो है वो प्रीवियस ईयर में तो हमें देखनी ही है ये, बट करंट ईयर में भी ये जो लिमिट है ये एप्लीकेबल है। दैट मीन्स अगर आप करंट ईयर में भी 5 करोड़ टर्नओवर को क्रॉस कर जाएंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर से आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं हैं। हमें 5 करोड़ की लिमिट प्रीवियस ईयर भी देखनी है और करंट ईयर भी देखनी है। प्रीवियस ईयर तब देखें, प्रीवियस ईयर में अगर 5 करोड़ होगी तो हम ऑप्ट इन कर सकते हैं, पर अगर करंट ईयर में भी मेरी 5 करोड़ क्रॉस कर जाएगी तो मैं ऑप्ट आउट हो जाऊंगी स्कीम से अपने आप ही। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ मैं बात करती हूँ एसएससी जो न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनको भी ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप भी इस स्कीम में ऑप्ट इन कर सकते हैं। थर्डली, वो कंपोजिशन स्कीम में जो एसएससी हैं जो ऑप्ट आउट करके नॉर्मल स्कीम या रेगुलर स्कीम में आते हैं उन एसएससी को भी ऑप्शन दिया जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है कि ये जो स्कीम है ये GSTN वाइज है, पैन वाइज नहीं है। दैट मीन्स अगर आपने एक पैन पे मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आप जिन स्टेट्स में अभी आपको लग रहा है कि नीड है आप उन स्टेट्स में ये स्कीम ऑप्ट इन कर लीजिए, और बाकी में कोई कंपल्सरी नहीं है कि अगर आपने एक में ले लिया है तो आपको सब में करना पड़ेगा। जिस भी स्टेट्स में आपको लगता है कि मुझे अभी ये चाहिए ये स्कीम, आप ऑप्ट इन कर लीजिए। बैलेंस आपको बाद में करनी होगी तो आप कर सकते हैं। एक्साइजिंग ऑप्शन फॉर QRMP स्कीम। एक्साइजिंग ऑप्शन दैट मीन्स कि इस स्कीम में आप कब ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो वैसे तो पोर्टल पर ये ऑप्शन हमें थ्रू आउट द ईयर दिया हुआ है कि हम कभी भी इस स्कीम में ऑप्ट इन कर सकते हैं, पर कौन से क्वार्टर में करना है ये मैं अगर चूज़ कर लेती हूँ उसके बाद उस क्वार्टर में ऑप्ट इन करने का एक टाइम लिमिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो ये स्कीम तो 4 क्वार्टर्स के लिए खुली हुई है कि आप किसी भी क्वार्टर में कर सकते हैं। पर
ये चूज़ करने के बाद कि मुझे कौन से क्वार्टर में करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ करा मुझे सेकंड क्वार्टर में ये स्कीम लेनी है, तो उस सेकंड क्वार्टर को ऑप्ट इन करने के लिए मेरे पास एक टाइम लिमिट होगा। वो टाइम लिमिट क्या होगा, आइए वो देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने जुलाई टू सितंबर जो है क्वार्टर चूज़ करा कि मुझे इस क्वार्टर में ऑप्ट इन करना है, तो मेरे पास कब टाइम होगा कि मुझे ऑप्ट इन करना है, वो होगा 1 मई टू 31 जुलाई तक मुझे जो है वो ऑप्ट इन करना पड़ेगा इस सेकंड क्वार्टर में ऑप्ट इन करने के लिए। और यही सेम टाइम है ऑप्ट आउट का। दैट मीन्स अगर मैंने एक बार ऑप्ट इन कर लिया है तो पूरे साल मेरे को ये स्कीम मिलेगी, मगर अगर मुझे नहीं समझ आ रही इस स्कीम के बारे में कुछ, तो मैं ऑप्ट आउट भी कर सकती हूँ। तो मान लीजिए जैसे अब मैंने जुलाई सितंबर में लिया था पर मुझे नहीं समझ आ रहा, अब मैं जनवरी टू मार्च वाले क्वार्टर के लिए ऑप्ट आउट करना चाह रही हूँ, तो वैसा ही टाइम लिमिट मुझे रहेगा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक मैं ऑप्ट आउट कर सकती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार ले लिया तो ये मुझे लेना ही पड़ेगा, और बार बार आपको रिवाइज भी नहीं करना। अगर आपको चाहिए तो एक बार आपने कर दिया तो वो चलता ही रहेगा, पर अगर नहीं चाहिए आपको ये स्कीम तो आप ऑप्ट आउट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और कंडीशन है जो हमें इस स्कीम में ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी हमने चूज़ किया कि मुझे इस क्वार्टर में ये स्कीम ऑप्ट इन करनी है, पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि उससे पहले जो मैंने लास्ट रिटर्न फर्निश करी है वो ड्यू डेट के अंदर अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैंने अपनी लास्ट रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट करी होगी तो मैं इस स्कीम में ऑप्ट इन नहीं कर पाऊँगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ किया था जुलाई टू सितंबर कि मुझे जुलाई टू सितंबर में ऑप्ट इन करना है, तो उसका टाइम जैसे कि हमने डिस्कस करा वो था 1 मई टू 31 जुलाई। अब जब मुझे जुलाई वाला क्वार्टर चूज़ करना है तो लास्ट रिटर्न कौन सी होगी मेरी, जून वाली। तो जून वाली का मुझे कब तक कर लेना चाहिए था, मेरी ड्यू डेट होगी 22 या 24 एज़ पर माई स्टेट, जैसे कि अब तक चलता आ रहा है। और अगर मैंने ड्यू डेट के बाद फर्निश करी अपनी रिटर्न तो मैं इस क्वार्टर के लिए ऑप्ट इन नहीं कर सकती। अगर मैंने विद इन द टाइम करा है तो ही मैं कर पाऊँगी। तो इसका हमें एक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन फॉर फर्स्ट क्वार्टर से यहाँ पे मेरा मतलब है जनवरी, फरवरी एंड मार्च। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें पोर्टल के ऊपर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दे रही है। डिफ़ॉल्ट मतलब हम कुछ चूज़ नहीं कर रहे, वो हमें पीछे से ही ये ऑप्शन दे रही है कि ये आपको ऑप्शन दिया जा रहा है सिर्फ इसी क्वार्टर के लिए। क्या किसको कौन सा क्वार्टर वो दे रही हैं ऑप्शन, वो हम एक बार देख लेते हैं। और जैसे मैं टैक्स पेयर्स की बात करूं जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक थी और उन्होंने पहले जो है अपनी GSTR 1 कैसे ले रखी थी, क्वार्टरली वो फाइल करते थे, तो उनको अभी भी गवर्नमेंट ने जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया है वो क्वार्टरली रिटर्न का ही दिया है। अगर मैं एक और देखूं जैसे एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी थी 1.5 करोड़ तक, मगर वो GSTR 1 जो थे वो मंथली फाइल करते थे, तो अभी भी उनको डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, मंथली रिटर्न का ही उन्हें डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया गया है। और अगर एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक थी उनको अभी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, आप क्वार्टरली रिटर्न लीजिए। पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने मुझे ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दे दिए हैं तो मुझे यही चलाने पड़ेंगे, नहीं। आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसका एक टाइम लिमिट है कि आपको 31 जनवरी 2021 तक ये जो है आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये समझ आए तो आप इस अकॉर्डिंगली ही कर लो, अगर आपको चेंज करना है तो आप 31 जनवरी 2021 तक चेंज कर सकते हैं। फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जिसे हम एक यहाँ पे एक नया नाम दिया गया है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF इस स्कीम में एक बिल्कुल ही नई चीज़ है जो यहाँ पर पहली बार लाई गई है। इसमें क्या है, हमें डिटेल्स फर्निश करनी है अपने आउटवर्ड सप्लाईज़ की। अब डेफिनेटली हम सब ये सोच ही रहे होंगे कि स्पेशली IFF को इस स्कीम में क्यों लाया गया है, ऐसी गवर्नमेंट को क्या नीड थी कि इस स्कीम में IFF की ज़रूरत पड़ी। तो पहली चीज़ तो ये गवर्नमेंट क्यों लाई, गवर्नमेंट का मेन जो इसके पीछे मोटिव था, आइए पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्वार्टरली फैसिलिटी लेते हैं, हमने क्वार्टरली फैसिलिटी चूज़ करा है तो डेफिनेटली हम रिटर्न भी क्वार्टरली फाइल करने वाले हैं।
तो मतलब कि मेरे जितने भी बायर्स हैं उनको अपने GSTR 2A और 3B में मंथली तो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और अगर मंथली कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये हमारे बिजनेस के फ्लो में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे बायर्स को आगे अपना ITC टाइम पे नहीं मिलने वाला। सो अगर ITC टाइम पे नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जो है वो बहुत इफेक्ट कर रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, आपको एक ऑप्शन दिया। ये जो फैसिलिटी है ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, मैंडेटरी फैसिलिटी नहीं है। आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपकी जितनी भी आपको इनवॉइस है IFF में आप दे सकते हैं। सिर्फ डिटेल्स देनी है आपको अपने IFF में इनवॉइसेस की, आप वो IFF में दे दीजिए। अब क्वार्टर में तो 3 मंथ्स होते हैं, तो हम क्वार्टरली GSTR 1 तो फाइल करेंगे ही। तो थर्ड मंथ की तो हमारी जैसे GSTR 1 जाती है वैसे ही जाएगी। हमें ये फैसिलिटी सिर्फ फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के लिए दी गई है कि आप IFF को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम IFF को फाइल कर लेंगे तो हमारी जो मंथली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे बायर्स को आने वाली है, तो हम अपनी B2B जितनी भी इनवॉइसेस हैं इसके अंदर डाल देंगे। तो जो हमारे बायर्स हैं उनको अपना मंथली GSTR 2A एंड 2B में अपने अपने इनवॉइसेस शो हो जाएंगे। तो आपका जो बिज़नेस का फ्लो में जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपका बिज़नेस का फ्लो वैसे ही स्मूथ हो जाएगा। बट हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए है, क्योंकि थर्ड मंथ के लिए तो हमें GSTR 1 ही फाइल करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें IFF में भी करना है, GSTR 1 में भी करना है, तो कहीं डुप्लीकेसी ऑफ डेटा ना हो जाए। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा यहाँ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो भी हम IFF में डिटेल्स देंगे वो हमें GSTR 1 में फाइल नहीं करनी। हमें दो डाटा नहीं बार बार फिल करना। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे अपने अप्रैल टू जून का क्वार्टर लेते हैं कि मुझे पूरे अप्रैल टू जून के क्वार्टर में 10 इनवॉइसेस फाइल करने हैं। ठीक है, तो अब मैंने 2 जो हैं अपने फर्स्ट मंथ की IFF में दिखा दिया, 2 इनवॉइस जो हैं मैंने अपने मई मंथ की IFF में दिखा दिया। तो मेरे बैलेंस कितने इनवॉइस बचे? मेरे बैलेंस सिर्फ और सिर्फ 6 इनवॉइस जो हैं वो मैं GSTR 1 में डालूंगी। यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट ऑफ डेटा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ बैलेंस ही हम लोग डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब फर्स्ट 2 मंथ की तो मुझे IFF फाइल करना है, तो उसका क्या टाइम लिमिट है? उसका टाइम लिमिट हमें दिया हुआ है कि IFF मुझे फाइल करना है बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ टिल द 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था कि हमने अप्रैल टू जून क्वार्टर लिया, तो मुझे कौन से 2 मंथ्स मिलेंगे? अप्रैल और मई। अप्रैल और मई में ही मुझे IFF फाइल करना है, तो अप्रैल का मैं कर सकती हूँ 13th मई तक, एंड मई का मैं कर सकती हूँ 13th जून तक। और ये जो है सिर्फ आपको 13 डेज ही दिए जाएंगे फाइल करने के लिए, इसके बाद आप IFF फाइल नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू है वो पर मंथ 50 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 50 लाख से कम होगा तभी हम IFF में वो डिटेल्स डाल सकते हैं, वरना IFF में हम वो डिटेल्स नहीं डाल सकते। मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि हमने ये तो देख लिया कि हमारी रिटर्न्स तो क्वार्टरली जाएंगी, पर जैसे हमने अभी बात करी थी कि हमारा पेमेंट कैसे जाएगा, पेमेंट मोड तो हमारा मंथली है। तो गवर्नमेंट ने हमें फॉर्म दिया है, फॉर्म GST PMT 06, हमें इसके थ्रू अपनी मंथली पेमेंट करनी है। और कब तक करनी है? नेक्स्ट मंथ ऑफ जो हमारा मंथ होगा उसके सक्सीडिंग नेक्स्ट मंथ की 25th डे से पहले पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अप्रैल से जून क्वार्टर की, जिसमें हमें फर्स्ट 2 मंथ्स की ही मंथली पेमेंट करनी है। हाँ, एक और चीज़ कि हमें जो है सिर्फ मंथली पेमेंट फर्स्ट 2 मंथ्स की ही करनी है, क्योंकि थर्ड मंथ तो GSTR 3 भी जाएगी ही, उसकी पेमेंट तो हो ही जाएगी।
तो सिर्फ फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ, अप्रैल से जून की बात कर रहे थे हम, तो सिर्फ अप्रैल मंथ और मई मंथ की ही हमें मंथली पेमेंट करनी है। और वो कब तक करनी है? अप्रैल की पेमेंट हमें नेक्स्ट 25 मई तक करनी है एंड मई की पेमेंट हमें कब तक करनी है? नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ 25 जून तक करनी होगी। और इस चालान को जब हम जनरेट करेंगे तो उससे हमें एक रीज़न सेलेक्ट करना होता है। तो वो रीज़न में हम क्या लिखेंगे? वो है हमारा मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। ये हम वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि हम इस रीज़न की वजह से ये चालान जो है वो जनरेट कर रहे हैं। अब जब हम मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ कैलकुलेशन करके ही हम वहाँ पेमेंट करेंगे। तो उस टैक्स कैलकुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने हमें 2 मेथड्स दिए हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज़ फिक्स सम मेथड एंड द नेक्स्ट मेथड इज़ सेल्फ असेसमेंट मेथड। पहले हम बात कर लेते हैं फिक्स सम मेथड की। फिक्स सम मेथड्स में हमारे पास 2 एस्पेक्ट्स हमें दिए गए हैं कि अगर आपकी लास्ट रिटर्न जो है वो आपने क्वार्टरली बेसिस पे फाइल की है, आपने जो अपनी लास्ट रिटर्न है वो क्वार्टरली बेसिस पे अगर फाइल करी है, तो लास्ट क्वार्टर में जितना भी आपका कैश में टैक्स पे किया था उसका सिर्फ 35% आपको अभी पे करना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 35%, जो सिर्फ कैश की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो मैंने टैक्स पे किया था लास्ट क्वार्टर में उसका 35% मैं अभी पे करूँगी। और अगर मैं मंथली बेसिस पे पहले करती थी, जैसे मैं अगर लास्ट रिटर्न जो फाइल कर रही थी वो मंथली बेसिस पे कर रही थी, तो जितना भी मैंने कैश में टैक्स पे करा है उसका 100%। तो दोनों मेथड्स में हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो 35% और मंथली कर रहे हो तो 100%। और आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पोर्टल पर ऑटो कैलकुलेटेड होने वाला है। और अगर हम दूसरे मेथड की बात करें जो कि है सेल्फ असेसमेंट मेथड, तो उसमें हमारा वैसे ही है जैसे हम पहले करते थे, उसमें कुछ चेंज नहीं है। जैसे हम पहले अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालते थे सेम वही रहेगा। जैसे हम नेट हमारा और देखते थे ना, इनवर्ड एंड आउटवर्ड अवेलेबल आईटीसी कितना है, वो मेथड हमारा सेम ही रहने वाला है। इस जैसे हम एक ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम अपनी स्लाइड्स पे देख लेते हैं। जैसे इन केस अगर आप अपना लास्ट फाइल जो करा है आपने रिटर्न वो क्वार्टरली बेस पे फाइल करा है, और अगर आपका लास्ट सीजीएसटी जो था आपने जो कैश में पे करा था वो 100 था, तो इस बार ही आप कितना करोगे? दैट इज़ 35% 100 का, तो 35 रुपीज़। आईजीएसटी जैसे कि हमारा 500 है, तो 500 का 35% 175 हम कितना करेंगे अपना इस बारी पे करेंगे। हमें अपना लास्ट क्वार्टर से अपना मैच करके इस बारी का पेमेंट देखना है। और अगर हम मंथली बेसिस पे कर रहे थे, तो अगर हमारा लास्ट सीजीएसटी हमने 50 था हमारा, तो इस बार भी सेम का सेम 100% है क्योंकि, तो वो हम 100 का 100 पे कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें कब पे करने की ज़रूरत नहीं है, या तो हमारी टैक्स लायबिलिटी ही निल हो, या फिर मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेरे पास एडिक्वेट टैक्स बैलेंस है, तो मुझे कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अपने इन 2 मंथ्स के टाइम पीरियड में। फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B हमें कब रिटर्न फाइल करनी है? अगर हम क्वार्टरली रिटर्न बेस पे चूज़ कर रहे हैं तो हमें टाइम जो मिलने वाला है वो है 22nd ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर एंड 24th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। 22nd एंड 24th को जो बाइफिकेट किया हुआ है, जैसे अभी किया हुआ है स्टेट वाइज अलग अलग, वैसे ही वो सेम तब भी रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही मंथली का अगर आएगा तो भी हमारे सेम ही डेट्स हैं, उसमें कोई भी हमारा चेंज नहीं है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो अभी हमने जैसे 2 मेथड्स देखे थे टैक्स कैलकुलेशन के, जो हमें मंथली पेमेंट करनी है उनकी, वो थे फिक्स सम मेथड एंड सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो ये दोनों मेथड्स के लिए अलग अलग हैं। तो पहले हम देख लेते हैं फिक्स सम मेथड। तो जो टैक्स पेयर फिक्स सम मेथड ऑप्ट करेंगे और अगर उनकी टैक्स पेमेंट में कोई भी शॉर्टफॉल है और उनको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर सिर्फ क्या करना है, वो अपना डिफरेंस अमाउंट पे करना है, कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम केस ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि केस वाइज मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने रिटर्न फाइलिंग देख लेते हैं, हमें करनी है अप्रैल टू जून क्वार्टर की, तो हम हमारा जो लास्ट है, लास्ट क्वार्टर हम इसमें देखते हैं। लास्ट क्वार्टर में मैंने कैश टैक्स पे करा था 100 रुपीज़, और फिक्स सम मेथड है तो लास्ट अगर मैं क्वार्टर वाइज कर रही हूँ तो मुझे 35% ही पे करना है। तो अप्रैल और मई का
मैंने 35% निकाला तो वो आएगा अप्रैल का 35, मई का 35। अप्रैल की मुझे पेमेंट कब तक करनी होती है? 25th ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ, दैट इज़ 25 मई से पहले पहले। एंड मई की कब करनी होती है? 25 जून से पहले पहले। अगर मैंने ये करा है, ऑन टाइम करा है, और अगर मेरी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आती है जून में, अप्रैल की आ रही है 40, मई की आ रही है 42, दैट मीन्स मैंने शॉर्टफॉल करा है पेमेंट में अपनी। मुझे करना कितना था? 40, किया कितना मैंने? 35। ऐसी मई की बात करूँ, करना कितना था? 42, किया कितना मैंने? 35। बट आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा इस शॉर्टफॉल का, सिर्फ और सिर्फ अपना जितना डिफरेंस अमाउंट है सिर्फ वही पे करना होगा। कब? अगर आपने अपनी जो रिटर्न है वो ड्यू डेट पे टाइम पे फाइल करी है। अगर आपने ड्यू डेट के टाइम पे फाइल नहीं करी तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसका मैं आपको केस 2 में यही बता रही हूँ आपको। केस 2 में हमारा सेम है पूरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पर अगर मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जून में 125 आती है और मैंने अपनी रिटर्न भी लेट फाइल करी है, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा। हमारा जो बैलेंस अमाउंट है, हमने पहले कितना पे कर रखा है? अप्रैल में 35, मई में 35, दैट इज़ टोटल 70 मैंने पे किया हुआ है। तो 125 में से 70 हटा दूंगी तो 55 मैंने नहीं पे किया हुआ। तो 55 रुपीज़ में डिफरेंस भी पे करूँगी, बट विद इंटरेस्ट करूँगी इस बारी, क्योंकि मैंने अपनी रिटर्न कब फाइल करी है? मैंने रिटर्न लेट फाइल करी है इस बारी। तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कब तक का पे करना पड़ेगा? जब तक मेरी ड्यू डेट थी, टिल मैंने जब पेमेंट करी, जब मैंने अपनी रिटर्न फाइल करी, तब तक का मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, अगर मैंने सेल्फ असेसमेंट मेथड चूज़ करा तो वो सेम रहेगा जैसे हमारा पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है दोनों के सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग, वैसे ही हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो दोनों केसेस में होगा। और जितनी भी हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे वो हमारी कैसे होगी? वो फॉर्म GSTR 3B से ही जाएगी हमारी, उससे ही हम जो है अपनी इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फ़ी। लेट फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो लेट फ़ी सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगी जब हमने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी है। रिटर्न दैट इज़ GSTR 3B एंड GSTR 1। अगर हमने इन दो रिटर्न्स में लेट किया है तो हमारी लेट फ़ी आएगी एज़ पर सेक्शन 47। बट अगर हमने अपनी फर्स्ट 2 मंथ्स की जो टैक्स पेमेंट हमें करनी है चालान के थ्रू, अगर हमने उसमें डिले करा है तो हमारी लेट फ़ी नहीं आएगी। जैसे हमने अभी बात करी थी इंटरेस्ट की, सिर्फ और सिर्फ वही आएगा। लेट फ़ी सिर्फ तभी आएगी जब हम रिटर्न को लेट फाइल करेंगे। सो गाइज, दिस वॉज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। आई होप आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोस्ट लेटेस्ट अपडेट्स। एंड इफ you have any queries or questions, then leave a comment below, or you can message us on our Instagram page. The link of the same is given below in our description box. So thank you guys.